नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज बिहार में एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर दिया, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी की झोली में 5 सीटें आई, जबकि पशुपति पारस के हाथ खाली रह गए। मुंबई में राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तगड़ा पलटवार किया और उनके बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। चुनाव आयोग ने देश के 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटा दिया और पश्चिम बंगाल के डीजीपी की छुट्टी कर दी। और कोलकाता में 5 मंजिला इमारत ढहने से हुए हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद राज्यपाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर ममता सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बिहार से। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा सीटों के बंटवारे में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। खबर है कि एनडीए के सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान को 5 सीट मिलने और खुद की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने से पशुपति पारस नाराज हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं, वो किसी भी वक्त एनडीए से अलग हो सकते हैं। बिहार की 40 सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी के पाले में हाजीपुर सीट भी चली गई और हाजीपुर सीट जाना पशुपति पारस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीते कई दिनों से वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं, क्योंकि एनडीए में सीटों के बंटवारे में चाचा पशुपति पारस पर भतीजे चिराग पासवान भारी पड़ गए। चिराग पासवान की पार्टी की झोली में 5 सीटें आईं, तो वहीं पशुपति पारस के हाथ खाली रह गए। मतलब यह कि पशुपति पारस की पार्टी को एनडीए की तरफ से इस बार के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके बड़े भाई पशुपति पारस दोनों ही एनडीए का हिस्सा हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे चाचा भतीजे में सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन सीटों की इस लड़ाई में बाजी भतीजे चिराग पासवान ने मारी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को एनडीए ने बिहार की वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई लोकसभा सीटों का टिकट थमा दिया। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर और इसी के साथ बिहार की कुल 40 सीटों पर घमासान के लिए बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सहमति बन गई और ये तय हुआ कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं 16 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी को 5, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट और एक ही सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली। बिहार की 40 सीटें हम लोग मिलकर जीतेंगे। लेकिन सबकी नजरें हाजीपुर की उस सीट पर थीं, जिस पर पशुपति पारस और चिराग पासवान काफी पहले से ताल ठोक रहे थे और वहां से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे थे। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग पर चल रही चर्चा के दौरान ही हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस ने बागी तेवर दिखा दिए थे। पशुपति पारस इसी सीट से मौजूदा सांसद है, लेकिन एनडीए ने इस बार उनका पत्ता काटकर भतीजे चिराग को हाजीपुर सीट का टिकट पकड़ा दिया। यानी टिकट की लड़ाई में भतीजे ने चाचा के सभी दांव को फेल कर दिया और हाजीपुर सीट अपने पाले में कर ली। पशुपति पारस ने कुछ दिन पहले तल्ख तेवर दिखाए थे और 2 टूक बोल दिया था कि वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। पशुपति पारस 2019 में बिहार की हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। वो बिहार की अलौली विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं और 3 बार बिहार सरकार में मंत्री भी थे। 2019 में पशुपति पारस ने हाजीपुर लोकसभा सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने भी हाजीपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी थी और कहा जाता है कि वहीं से दोनों परिवारों में तकरार ज्यादा बढ़ गई थी। गंडक नदी के किनारे बसा हाजीपुर बिहार के वैशाली जिले का हिस्सा है। वैशाली 1972 में मुजफ्फरपुर से अलग होकर एक नया जिला बना और हाजीपुर को वैशाली का मुख्यालय बनाया गया और 1977 के बाद हाजीपुर रामविलास पासवान का गढ़ बन गया, या यूं कहें कि हाजीपुर को रामविलास पासवान के नाम से जाना गया। 1977 और 1989 में तो उन्होंने वहां से बम्पर वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि रामविलास पासवान हमेशा हाजीपुर से जीते। वो वहां 2 बार चुनाव हारे भी थे। 2009 में हाजीपुर में मिली हार ने तो उन्हें इस कदर तोड़ दिया था कि वो एक जनसभा में रो पड़े थे और मंच पर खड़े होकर हाजीपुर की जनता से माफी मांगी थी। रामविलास पासवान की ये जनसभा हाजीपुर के मीनापुर में हुई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान हाजीपुर में हार गए थे और इसके बाद हुई एक रैली के दौरान उनके आंसू छलक गए थे। लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने खुद को हाजीपुर से जोड़े रखा और चुनाव के नतीजे आने के बाद वहां एक बड़ी रैली भी की और उस रैली में नम आंखों से लोगों से कहा था कि बच्चे से गलती हो जाती है तो थप्पड़ मार देना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। और सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान से जुड़ा ये किस्सा खूब चर्चा में था, क्योंकि भले ही वो 2009 में चुनाव हार गए थे, लेकिन उसी हाजीपुर सीट पर 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने वापसी कर ली थी। इसके बाद रामविलास पासवान ने एक बार फिर हाजीपुर का रुख किया और 10 में 8 बार हाजीपुर से चुनाव जीते। 1984 माफ कीजिएगा, 1984 और 2009 में जब वो हाजीपुर में चुनाव हारे थे तो उन्होंने अपना चुनाव का कार्यालय बदला था।
और इसीलिए उनकी हार के बाद उनके चुनाव कार्यालय के बारे में भी खूब बात हुई थी, क्योंकि 1977 में रामविलास पासवान ने हाजीपुर के डाक बंगला के पास इंदु भूषण ठाकुर के घर पर अपना चुनावी कार्यालय बनाया था। लेकिन 1984 और 2009 में रामविलास पासवान ने अपना चुनावी कार्यालय बदल दिया था। और इन दोनों बार रामविलास पासवान चुनाव हार गए थे। इसके बाद इंदु भूषण ठाकुर के घर को रामविलास पासवान के लिए लकी माना जाने लगा था। और खबरें थी कि खुद रामविलास पासवान भी ऐसा मानने लगे थे और वहीं पर अपना चुनावी कार्यालय बनाया था। यानी हाजीपुर से जीतने के लिए रामविलास पासवान हर मोर्चे पर काम करते थे। और इस सीट पर उन्होंने 2 बार जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दूसरी बार तो उन्होंने खुद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और हाजीपुर में उनके लिए धरती से गूंजे आसमान, हाजीपुर में रामविलास पासवान के नारे लगते थे। लेकिन उनके निधन के बाद हाजीपुर की सीट पर दावेदारी के लिए चिराग पासवान और पशुपति पारस में ऐसी जंग छिड़ी कि लोक जनशक्ति पार्टी ही टूट गई थी। बेटे ने हाजीपुर सीट पर यह कहकर दावा किया था कि ये सीट उनके पिता की है, जबकि भाई पशुपति पारस ने भी अपने भाई की सीट पर ही दावा ठोक दिया था। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसी वारदात अंजाम दी गई जिसे देखने के बाद लोगों की सांसें अटक गईं। वहां एक प्रॉपर्टी डीलर की रेस्टोरेंट में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना 2 दिन पहले की बताई गई। आरोप है कि रेस्टोरेंट के अंदर बदमाशों ने अविनाश नाम के आदमी के सिर में पहले गोली मारी थी और फिर धारदार हथियार से उन पर हमला बोल दिया था। और रेस्टोरेंट के अंदर अंजाम दी गई इस वारदात की वजह से पूरे शहर में हाहाकार मच गया था। हत्याकांड के इस भयानक वीडियो को देखने के बाद शहर के लोग बुरी तरह दहल गए थे, क्योंकि इस वीडियो में प्रॉपर्टी डीलर अविनाश के सिर में बदमाश गोली मारते और फिर कुछ लोग उन पर धारदार हथियार से हमला करते दिखाई दिए थे। रेस्टोरेंट के अंदर कुछ मिनटों तक बदमाश तांडव करते रहे। देखकर ऐसा लगा जैसे वो पूरी तैयारी के साथ इस वारदात को अंजाम देने वहां पहुंचे थे। बदमाशों ने इस घटना को 2 दिन पहले रात करीब 8 बजे अंजाम दिया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें प्रॉपर्टी डीलर अविनाश अपने 3 दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में एक टेबल पर बैठे नजर आए। उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक परिवार भी वहां खाना खाता दिखाई दिया। तभी रेस्टोरेंट में 2 लोग दाखिल हुए। उनके हाथों में थैले नजर आए। उन्होंने उन थैलों से पिस्तौल निकाली और फिर पीछे से मोबाइल फोन पर बात कर रहे अविनाश पर गोली चलानी शुरू कर दी। वो दोनों बदमाश वहां खड़े होकर उन पर एक के बाद एक कई गोलियां दागते रहे। पहली गोली लगते ही अविनाश बेसुध होकर टेबल पर ही लुढ़क गए। लेकिन इसके बाद भी वो बदमाश वहां से फरार नहीं हुए, बल्कि वहीं खड़े होकर उनके सिर में गोली मारते रहे। ऐसा लगा जैसे वो लोग प्रॉपर्टी डीलर को मारने का पक्का इरादा करके ही वहां पहुंचे थे। रेस्टोरेंट के अंदर हुई इस घटना के बाद वहां कोहराम मच गया था। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर को सिर्फ गोली ही नहीं मारी गई थी, बल्कि उन पर धारदार हथियार से भी हमला किया गया था। बदमाशों के गोली मारने के बाद उस रेस्टोरेंट में 4 से 5 लोग दौड़ते हुए आए। उन लोगों ने वहां पहुंचते ही अविनाश पर धावा बोल दिया। पीछे से वार होते ही वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद तो कई लोग उन पर कोयता यानी धारदार हथियार लेकर टूट पड़े। इसीलिए ये शक जताया गया कि इस हत्याकांड को कोयता गैंग ने अंजाम दिया। इस दौरान एक बदमाश उन पर गोली भी चलाता नजर आया था। चंद सेकंड के अंदर ही सभी बदमाश इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह रही कि प्रॉपर्टी डीलर के साथ बैठे उनके किसी भी दोस्त ने उन बदमाशों को रोकने तक की कोशिश नहीं की। जान बचाने के लिए वो लोग भी वहां से भाग खड़े हुए। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोग भी डर की वजह से भागते नजर आए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को पुरानी रंजिश की वजह से अंजाम दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि बदमाश काफी वक्त से प्रॉपर्टी डीलर का पीछा कर रहे थे और मौका मिलते ही उन्होंने उनकी हत्या कर दी। इस बीच बिहार में विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में विपक्षी गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर फॉर्मूला तय हो गया। खबर है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में आरजेडी को 28, कांग्रेस को 9, सीपीएम को 2 और सीपीआई को 1 सीट मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बेगूसराय और कटिहार इन 2 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। पिछले हफ्ते ईडी की टीम ने हैदराबाद में उनके घर पर छापा मारा था। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम जुड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने आरोप लगाया कि नई आबकारी नीति से लाभ उठाने के लिए के कविता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची थी। आरोप है कि नई आबकारी नीति से निजी लाभ पाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे। इधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक पार्टियों में सांपों का जहर मंगवाने के मामले में एल्विश यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। एल्विश यादव को पुलिस ने नोएडा की एक पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान एल्विश यादव ने न सिर्फ गुनाह कबूला बल्कि इस पूरे रैकेट के बारे में कई तरह की जानकारियां दी।
सूत्रों ने बताया कि एल्विश यादव ने ये माना कि पार्टियों के दौरान वो नशे के लिए सांपों का जहर सप्लाई करते थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में एल्विश ने यह भी बताया कि वो नवंबर में गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपियों के संपर्क में थे। कुछ महीने पहले एल्विश यादव का एक वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में वो एक पार्टी में अपने गले में जहरीले सांप लपेटकर झूमते दिखाई दिए थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन लेते हुए पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद पिछले साल 4 नवंबर को पुलिस ने नोएडा से 4 सपेरों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और 8 नवंबर को एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने पूछताछ की थी। पिछले महीने 15 फरवरी को जांच रिपोर्ट में सांपों के जहर की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद एक रोज पहले एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया था। अदालत ने एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सूत्रों ने बताया कि एल्विश यादव पर कानून की जो धाराएं लगाई गई उनमें दोषी पाए जाने पर उन्हें 1, 2 या 5 साल की सजा नहीं होगी, बल्कि 20 साल तक उन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। मतलब ये कि पार्टियों में नशे के लिए सांपों का जहर सप्लाई करने वाले एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ नशीला पदार्थ सप्लाई करने पर लगने वाली धाराओं के साथ जंगली जीवों पर अत्याचार पर लगने वाली गंभीर धाराएं लगा दी। एल्विश यादव पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस एक्ट के तहत जहरीले सांपों समेत 43 जंगली जीवों को शामिल किया गया और इन जंगली जीवों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले या उन पर अत्याचार करने वालों के लिए 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया। और सूत्रों के मुताबिक एल्विश यादव पर लगी दोनों धाराएं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती हैं, क्योंकि कानून के जानकारों के मुताबिक एल्विश यादव पर लगी सभी धाराओं में दोषी पाए जाने पर उन्हें 20 साल जेल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोप में जेल में बंद एल्विश यादव को जमानत मिलने में भी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान नवंबर में पकड़े गए सपेरों ने सीधे एल्विश यादव का नाम लिया था। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए 5 आरोपियों के पास से 9 जहरीले सांपों के साथ 20 मिलीलीटर जहर बरामद हुआ था और आरोप लगा कि इस जहर का भी इस्तेमाल पार्टियों में नशे के लिए होने वाला था। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के 135 दिन बाद जहर की सप्लाई के आरोप में एल्विश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि पार्टियों में नशे के लिए सांपों से शरीर पर कटवाया जाता है। सांप के डसते ही भयानक नशा होने लगता है और नींद आने लगती है। इसके अलावा कम नशे के लिए ऐसी पार्टियों में सांपों के जहर को शराब के साथ परोसा जाता है। दुनिया भर में दवाओं पर रिसर्च करने वाली नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नशे के लिए सबसे ज्यादा कोबरा, कॉमन क्रेट और हरे सांप का इस्तेमाल होता है। खबरों के मुताबिक भारत में कोबरा के 1 ग्राम जहर की कीमत 4,000 रुपए से लेकर 26,000 रुपए तक है। जिस कोबरा का जहर ज्यादा जहरीला होगा उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये कीमतें और भी बढ़ जाती हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर में सांपों के जहर का कारोबार वैध और अवैध दोनों तरीके से होता है, क्योंकि कानूनी रूप से सांप के जहर का इस्तेमाल कई तरह की दवाओं को बनाने में भी होता है। चीन में तो सांपों की खेती और कारोबार किया जाता है। इधर चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने यह एक्शन आचार संहिता लागू होने के बाद लिया। 2 दिन पहले 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई। इसी के तहत चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने जिन 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए उनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इन राज्यों के अलावा चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने के निर्देश दिए। इससे पहले चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को 2016 में विधानसभा चुनाव और 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी ड्यूटी से हटा दिया था। असल में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम तय किए हैं और उसे ही आचार संहिता कहा जाता है। और इसका सीधा मतलब ये है कि आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक फेरबदल से लेकर तमाम तरह के बड़े फैसले लेने की ताकत चुनाव आयोग के हाथ में आ जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाता है। सारा कुछ पहले जैसे ही चलता है। बस फर्क यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार छिन जाते हैं। वो न तो किसी तरह की कोई घोषणा कर सकती हैं और न ही किसी तरह की कोई योजना शुरू कर सकती हैं। और तो और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जैसे कार्यक्रमों पर भी रोक लग जाती है। आचार संहिता की शुरुआत कैसे हुई इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव से इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि 64 साल पहले आदर्श आचार संहिता पहली बार वजूद में आई थी। वो भी लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत हुई थी। जानकारी के मुताबिक 1960 में दक्षिण भारत के केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार आचार संहिता लागू की गई थी। इसके लिए नियम बनाने के दौरान राजनीतिक दलों से बातचीत तक की गई थी। साथ ही सभी दलों की सहमति भी ली गई थी। यानी राजनीतिक दलों ने खुद ही ये तय किया था कि वो चुनावों के दौरान किन किन नियमों का पालन करेंगे। 1960 के बाद 1962 और 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी आचार संहिता का पालन किया गया था।
बाद में इसमें नियम जुड़ते चले गए और ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का एक हथियार बनकर उभरी। लेकिन इसका रूप 64 साल पहले वाला नहीं रहा, बल्कि इसे और कारगर बनाने के लिए इसमें संशोधन यानी बदलाव भी किए गए। चुनाव आयोग ने सितंबर 1979 में राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाकर आचार संहिता में कई नियम जोड़े। बाद में नए नियमों के साथ अक्टूबर 1979 में ही हुए आम चुनाव में इसे लागू किया गया। लेकिन उस दौरान ये तय नहीं हो सका था कि आचार संहिता को चुनाव आने पर किस दिन से लागू किया जाए। मतलब आचार संहिता के नियम और कायदे तो बन गए थे, सियासी दल भी इसे लागू करने और मानने के लिए तैयार थे, लेकिन ये तय नहीं हो सका था कि आचार संहिता लागू कब से किया जाए। हालांकि 1960 से 1979 के दौरान हुए सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के नियम लागू होते रहे। लेकिन 1991 का लोकसभा चुनाव आचार संहिता के विकास में सबसे अहम था, क्योंकि उसी साल चुनाव आयोग ने यह तय किया था कि आचार संहिता उसी दिन से लागू हो जिस दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा हो। जबकि उस वक्त की केंद्र सरकार आचार संहिता को उस दिन लागू करवाना चाहती थी जिस दिन चुनाव की अधिसूचना जारी हो। और इसीलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। लेकिन इस मामले में स्थिति पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले से साफ हुई। हाईकोर्ट ने मई 1997 में चुनाव की तारीखों की घोषणा से आचार संहिता लागू करने के चुनाव आयोग के कदम को सही ठहराया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई, लेकिन वहां से कुछ नहीं निकला। आखिरकार 16 अप्रैल 2001 को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के बीच हुई बैठक में सहमति बनी कि आचार संहिता उसी दिन से लागू होगी जिस दिन चुनाव का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसमें यह शर्त भी जोड़ी गई कि चुनाव की तारीखों की घोषणा अधिसूचना जारी होने से 3 हफ्ते से ज्यादा पहले नहीं की जाएगी। उसी वक्त से आचार संहिता चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू होने लगी। इधर चुनावी चंदे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगा दी। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में एसबीआई को गुरुवार शाम 5 बजे तक बॉन्ड नंबर समेत सारी जानकारी साझा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एसबीआई से जानकारी मिलने के बाद उसे सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। जांच एजेंसी ने उन्हें दिल्ली जल बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। इससे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में भी ईडी के कई समन्स को नजरअंदाज कर चुके हैं। फर्जी लाइसेंस के जरिए हथियार लेने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। उनके खिलाफ शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने के आरोप में यूपी पुलिस ने केस दर्ज किया था। उधर बेंगलुरु में हनुमान चालीसा बजाने पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों पर एक दुकानदार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। आरोप है कि उन लड़कों ने दुकानदार की न सिर्फ पिटाई की बल्कि उस पर चाकू से भी हमला कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में कुछ लड़के एक दुकानदार के साथ सड़क पर बुरी तरह मारपीट करते दिखाई दिए। कोई उस पर मुक्के बरसाता रहा तो कोई उसे लात मारता रहा। वो दुकानदार जैसे ही सड़क से उठने की कोशिश करता वो लोग उस पर टूट पड़ते। एक वीडियो में काले रंग का कपड़ा पहना एक लड़का उस पर दनादन घूंसे चलाता नजर आया, लेकिन इसके बाद भी उस दुकानदार ने हार नहीं मानी। वो भी उनका मुकाबला करता दिखाई दिया, लेकिन 4 से 5 लड़कों के आगे उसकी एक न चली। इसी घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया। उसमें कुछ लड़के उस दुकानदार से दुकान में बहस करते नजर आए, लेकिन थोड़ी ही देर में वो लड़के उससे उलझ गए। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के वो लड़के उस दुकानदार से मारपीट करने लगे। उन लड़कों ने उसे दुकान से बाहर खींचा और फिर सड़क पर गिराकर उस पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। दुकानदार ने आरोप लगाया कि हनुमान चालीसा बजाने पर मुस्लिम समुदाय के उन लड़कों ने उससे मारपीट की। भजन प्ले कर रहा था, 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फोन स्पीकर वगैरह बजाया तो मेरे को मार दूंगा पूरा। दुकानदार का नाम मुकेश कुमार बताया गया। बाद में उसने घटना की जानकारी बेंगलुरु पुलिस को दी। खबर है कि इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक टीचर की हत्या पर हुए बवाल की खबर सुर्खियों में आ गई। आरोप है कि एक रोज पहले एक पुलिस कांस्टेबल ने उस टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके खिलाफ सैकड़ों शिक्षकों ने सड़क पर ही धरना दे दिया। जिस कॉलेज के सामने इस घटना को अंजाम दिया गया उसके बाहर ही सैकड़ों शिक्षक जमा हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत भी उन शिक्षकों का साथ देने पहुंचे और उनके बीच सड़क पर ही बैठ गए। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक उन शिक्षकों से प्रदर्शन जारी रखने को कहा, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुंची, लेकिन वो शिक्षक अपनी मांगों पर अड़े रहे। उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए। बताया गया कि वो टीचर उस कॉलेज में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपियां जमा करने पहुंचे थे। इस दौरान वो पुलिस कांस्टेबल भी उनके साथ मौजूद था। आरोप है कि उस कॉलेज के बाहर पहुंचने पर उस पुलिस कांस्टेबल ने उस टीचर से तंबाकू मांगा और जब उस टीचर ने इनकार कर दिया तो उसने उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जब उस टीचर की मौत हो गई तो सैकड़ों टीचर भड़क गए और उन्होंने सड़क जाम कर धरना दे दिया।
उधर मुंबई की रैली में राहुल गांधी के बयान के बाद शक्ति शब्द पर घमासान तेज हो गया। प्रधानमंत्री ने उनके शक्ति वाले बयान पर तगड़ा पलटवार किया। रविवार को राहुल गांधी की न्याय यात्रा मुंबई में खत्म हुई थी, जब उन्होंने शक्ति शब्द के जरिए सरकार पर वार किया, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की रैली में दिया। ये जो शक्ति स्वरूपा का विनाश करने के लिए निकले हैं ना, उनकी रक्षा करने के लिए मुझे ताकत चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने मुंबई में अपने भाषण में कई बार शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया था। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। हालांकि ये विवाद थमा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के जवाब के बाद राहुल ने ट्वीट कर शक्ति शब्द के इस्तेमाल पर सफाई दी। इस बीच सूत्रों के मुताबिक दोपहर में होने वाली कांग्रेस की बैठक में घोषणा पत्र को मंजूरी मिल सकती है। खबर है कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस की दोपहर में अहम बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस के घोषणा पत्र को मंजूरी मिल सकती है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खबर है कि बीजेपी उन्हें चेन्नई या केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। सितंबर 2019 में उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। वो खराब सेहत की वजह से पिछले कई महीनों से अंतरिम जमानत पर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उधर खबर है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके संकेत आरजेडी के एमएलसी और लालू यादव के परिवार के करीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंह ने दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और उस पोस्ट में लिखा कि सारण के लोग चाहते हैं रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ें। और आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की पोस्ट की वजह से अटकलें लगी कि रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ सकती हैं। यानी लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी की सियासत में एंट्री हो सकती है। आरजेडी नेताओं ने भी दबी जबान से इसके संकेत दिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हम भी लड़ सकते, आप भी लड़ सकते, कोई लड़ सकता है। 3 मार्च को पटना में आरजेडी की जन विश्वास रैली हुई थी और इस रैली में रोहिणी आचार्य मंच पर नजर आई थी। वो रैली में शामिल हुए विपक्ष के नेताओं से मिलती दिखी थी। ये पहला मौका था जब रोहिणी आचार्य सियासी मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ दिखी थी। बीजेपी ने उसी रैली का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव को घेरा और परिवारवाद का मुद्दा उठाया। बहू भी आने वाली है, ये परिवारवादी परिवार से बाहर नहीं निकलेंगे। पटना के गांधी मैदान में हुई रैली में लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य मंच पर मौजूद थे। और इस रैली के कुछ ही दिन बाद खबर उड़ी कि रोहिणी आचार्य की सियासत में एंट्री होने वाली है। रोहिणी आचार्य का नाम तब खूब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दी थी और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था। रोहिणी आचार्य के सारण से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आरजेडी नेताओं ने इस बात का जिक्र भी छेड़ दिया। किडनी डोनेट करके अपने पिताजी की आयु को बढ़ाने का काम किया। इससे बड़ा सौभाग्य किसी भी पिता के लिए नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी देकर एक अलग छवि बनाई है। पिछले महीने जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटने पर उनकी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी चर्चा में थी, क्योंकि इससे उनकी तेज तर्रार छवि भी सामने आई थी। क्योंकि अपनी पोस्ट में वो नीतीश कुमार पर खूब भड़की थी और इसके बाद वो लालू यादव और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रैली में भी नजर आई थी। और अगर रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ती हैं तो वो लालू प्रसाद यादव के परिवार से सियासत में एंट्री लेने वाली छठी सदस्य बन जाएंगी, क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप राजनीति में सक्रिय हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, जबकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और रोहिणी आचार्य की सियासी पारी का आगाज भी लोकसभा चुनाव से ही हो सकता है। और वो बिहार की उस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं जहां 1977 में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया था। यानी अटकलें लगी कि रोहिणी आचार्य बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। 1977 में इस सीट को छपरा के नाम से जाना जाता था। यानी आज की सारण लोकसभा सीट 1977 में छपरा लोकसभा सीट थी। 1957 से 2004 तक ये सीट छपरा ही रही। परिसीमन के बाद इसका नाम सारण हो गया और छपरा को इसका मुख्यालय बना दिया गया। आसान भाषा में कहें तो छपरा लोकसभा सीट का नाम सारण लोकसभा सीट पड़ गया। सारण गंगा, गंडक और घाघरा नदी से घिरा हुआ इलाका है। इससे ये इलाका एक त्रिभुज जैसा लगता है, जिसके दक्षिण में गंगा बहती है जो आगे भोजपुर और पटना तक जाती है, जबकि पूर्व दिशा में बहने वाली गंडक नदी सारण जिले को वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों से अलग करती है। या यूं कहें कि गंडक नदी सारण और वैशाली और मुजफ्फरपुर के बीच बॉर्डर लाइन की तरह काम करती है
और कुछ उसी तरह की सीमा घाघरा नदी भी बनाती है। ये पश्चिमी हिस्से में सारण जिले को बिहार के सीवान और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से अलग करती है। लेकिन कहते हैं कि भले ही नदियां यहाँ पर त्रिकोण बनाएं, लेकिन सारण में चुनावी संग्राम के दौरान कभी भी सियासी त्रिकोण नहीं बना, क्योंकि सारण में ज्यादातर बार ऐसा हुआ कि दो उम्मीदवारों के बीच ही कांटे की टक्कर हुई। लालू यादव की एंट्री से पहले इस सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। कांग्रेस के रामशेखर सिंह तो लगातार 4 बार सारण से चुनाव जीते, लेकिन 1977 में लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से बम्पर जीत हासिल की थी और अब के सारण और तब के छपरा से जीतकर सुर्खियों में आ गए थे। जेपी आंदोलन को इस जीत की बड़ी वजह माना गया था, क्योंकि लालू यादव इस आंदोलन में से निकले बड़े नेताओं में से एक थे और आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हो गए थे। और कहते हैं कि 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव को जेपी आंदोलन से उठी उसी लहर का फायदा हुआ था। यही नहीं, 1977 के बाद वो 1989, 2004 और 2009 में बिहार की सारण सीट से चुनाव जीते थे। वैसे 2009 में लालू प्रसाद यादव सारण और पाटलिपुत्र 2 जगहों से चुनाव लड़े थे और पाटलिपुत्र में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन सारण में उनकी जीत हुई। लेकिन इसके बाद सारण लोकसभा सीट से वो चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि चारा घोटाला मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था और लालू प्रसाद यादव के चुनाव लड़ने पर 11 साल की रोक लगा दी गई थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इसका भी तोड़ निकाल लिया था, क्योंकि 2014 में सारण से राबड़ी देवी चुनाव लड़ी थी। वो अलग बात है कि राबड़ी देवी को राजीव प्रताप रूडी ने सारण से हरा दिया था और इसके बाद 2019 में राबड़ी देवी सारण से चुनाव नहीं लड़ी थी और आरजेडी ने चंद्रिका यादव को मैदान में उतारा था, चंद्रिका राय को, लेकिन वो भी हार गए थे। यही नहीं, बाद में चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़ दी थी और जेडीयू में शामिल हो गए थे। यानी सारण में लालू प्रसाद यादव के बाद न तो राबड़ी देवी ही जीत पाई और न ही लालू प्रसाद यादव के समधी और तेज प्रताप यादव के ससुर रहे चंद्रिका राय। उल्टा बाद में चंद्रिका राय आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए थे और दोनों बार आरजेडी के प्रत्याशियों को बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने ही हराया। 2014 और 2019 के अलावा वो 1996 और 1999 में भी सारण से चुनाव जीत चुके हैं और बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद ये फैसला हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सारण सीट बीजेपी के पास ही रहेगी। यानी एक बार फिर सारण में आरजेडी और बीजेपी का सामना होगा और अगर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य यहां से चुनाव लड़ी तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार का ये तीसरा सदस्य होगा जो सारण में अपनी किस्मत आजमा सकता है। और इसीलिए 2024 के चुनाव में बिहार की सारण लोकसभा सीट के प्रत्याशियों पर नजर है, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी दोनों की ओर से सारण के उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। सारण लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं और आंकड़े बताते हैं कि इन विधानसभा सीटों में राजपूतों और यादव समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, या यूं कहें कि सारण में जीत हार का फैसला राजपूत समुदाय और यादव समुदाय के हाथों में ही है। एक और जरूरी बात यह कि लोकसभा चुनाव पर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी असर पड़ सकता है, क्योंकि सारण लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 6 विधानसभा सीटों में 2 पर बीजेपी का कब्जा है। ये दोनों विधानसभा सीटें हैं अमनौर और छपरा सदर। इसके अलावा मढ़ौरा, गरखा, परसा और सोनपुर पर आरजेडी का कब्जा है। यानी बिहार की सारण सीट पर कई तरह के सियासी गणित काम कर सकते हैं। सारण में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी और इससे पहले आरजेडी में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को वहां से उम्मीदवार बनाने की मांग उठ गई, जबकि उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा से सांसद है और दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप विधायक हैं। इस बीच सारण लोकसभा सीट से लालू यादव के लगाव का एक और किस्सा चर्चा में आ गया। इस बार बात उनकी एक गाड़ी की होने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सारण लोकसभा सीट और ये गाड़ी दोनों ही लालू यादव के दिल के बेहद करीब मानी जाती हैं, क्योंकि ये गाड़ी लालू यादव ने पहली बार यानी 1977 में सारण से सांसद बनने के बाद ही खरीदी थी, और वो भी सेकंड हैंड। लालू यादव के करीबी बताते हैं कि उन्हें अपनी इस गाड़ी से आज भी उतना ही लगाव है। वो कई बार अपनी इसी गाड़ी में घूमते नजर आए, वो भी पूरे ठाठ से। कुछ साल पहले तो वो इस गाड़ी को चलाते दिखे थे और उनके कई समर्थक इस गाड़ी पर जहां तहां लदे दिखाई दिए थे। ये वही गाड़ी है जिसे चलाने के बाद विपक्ष ने लालू यादव पर तंज भी कसा था, क्योंकि उस वक्त लालू यादव बहुत बीमार थे। उन्हें जेल से पैरोल भी अपनी बीमारी की वजह से ही मिली थी, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी चलाई थी तो विपक्ष उन पर हमलावर हो गया था। हालांकि उन्होंने इसके बावजूद पूरे रौब से उस गाड़ी की सवारी की थी, क्योंकि ये उनकी सबसे पसंदीदा गाड़ी मानी जाती है। ये गाड़ी उनके लिए खास इसलिए है क्योंकि लालू यादव ने 1977 में पहली बार सारण यानी तब के छपरा से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये गाड़ी खरीदी थी, और इसे उन्होंने किसी शोरूम या फिर दुकान से नहीं खरीदा था, बल्कि वो इसके लिए बिहार से कलकत्ता तक गए थे और वहां से महिंद्रा कंपनी की इस गाड़ी को सेना से 5000 रुपए में खरीद कर लाए थे। क्योंकि तब सेना की पुरानी गाड़ियों को बेचने के लिए विधायकों और सांसदों के बीच बोली लगाई जाती थी, और लालू यादव ने इस गाड़ी को 1977 में 5000 रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाकर खरीदा था। हालांकि तब 5000 रुपए की कीमत लाखों के बराबर थी। इसके बाद वो खुद ही पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से इस गाड़ी को चलाकर बिहार के सारण आए थे, और उसके बाद 15 साल तक उन्होंने इसी गाड़ी को इस्तेमाल किया।
लालू यादव के करीबी बताते हैं कि वो खुद ही इस गाड़ी की देखभाल करते थे और इसे चलाने के लिए भी उन्होंने कभी ड्राइवर नहीं रखा, बल्कि वो जब भी इस गाड़ी पर बैठे खुद ही इसे चलाया। और इसी गाड़ी में कई नामी नेताओं को घुमाया भी। इनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का नाम भी शामिल है। कर्पूरी ठाकुर वही नेता हैं जिन्हें कुछ दिन पहले भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर लालू यादव की इसी गाड़ी में बैठकर पटना और सारण में दौरा किया करते थे। और उनके अलावा जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव समेत उस दौर के कई नेता लालू यादव के साथ इसी गाड़ी में घूमे। सारण में पहली जीत के बाद खरीदी गई ये गाड़ी लालू यादव के दिल के इतने करीब है कि वो किसी को अपनी गाड़ी देते ही नहीं थे। और एक बार तो उन्होंने इसके लिए कर्पूरी ठाकुर तक को बना कर दिया था, जबकि वो खुद को कर्पूरी ठाकुर का शिष्य बताते थे। लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने लालू यादव से उनकी गाड़ी की चाबी मांगी तो उन्होंने तबाक से मना कर दिया। और जब ये बात बाकी लोगों को पता चली तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई कर्पूरी ठाकुर जैसे इतने बड़े नेता को मुंह पर मना कैसे कर सकता है। लेकिन उन्हें मना करने वाला नेता भी कोई छोटा मोटा नेता तो था नहीं, वो भी लालू यादव थे। और कर्पूरी ठाकुर ने मानो उनसे उनके कलेजे का टुकड़ा मांग लिया था। तो लालू यादव ने भी बगैर सोचे ही झट से उनकी उम्मीदें चकनाचूर कर दी। कर्पूरी ठाकुर के सचिव रहे सुरेंद्र किशोर के मुताबिक बिहार विधानसभा में जारी एक सत्र के दौरान कर्पूरी ठाकुर ने लालू यादव तक एक पर्ची भिजवाई, जिसमें यह लिखा था कि उन्हें खाना खाने के लिए घर जाना है तो लालू यादव अपनी गाड़ी की चाबी उन्हें दे दें। लेकिन कहा जाता है कि लालू यादव ने उसी पर्ची पर यह जवाब लिखकर लौटा दिया था कि उनकी गाड़ी में तेल नहीं है। साथ ही तंज करते हुए ये भी लिख दिया कि कर्पूरी जी तो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेते। और लालू यादव के इस जवाब ने साबित कर दिया कि वो अपनी गाड़ी के ऊपर किसी को नहीं चुनने वाले, यहाँ तक कि 2 बार के मुख्यमंत्री को भी नहीं। हालांकि उस सेकंड हैंड गाड़ी ने कई बार लालू यादव से धक्के लगवाए, कईयों बार वो बीच रास्ते में बंद भी हो गई, लेकिन लालू यादव ने उसे नहीं छोड़ा। अब भी उनकी वो गाड़ी पटना में उनके घर में मौजूद है। हालांकि अब उसे मॉडिफाई कर दिया गया और उसमें सिर्फ ड्राइवर की सीट बची है। कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का वीडियो भी इसी गाड़ी के साथ वायरल हुआ था। वो इस गाड़ी को धक्का देते हुए अपनी ताकत दिखाते नजर आए थे। इस बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान को कोर्ट ने 7 साल की कैद की सजा सुना दी। उत्तर प्रदेश के रामपुर के डूंगरपुर बुलडोजर मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। इस मामले में उन पर 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आजम खान के अलावा 3 और दोषियों को भी सजा दी गई। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में डूंगरपुर में कई घरों को अवैध बताकर उन्हें जमींदोज कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल पर ताला लगना तय माना जा रहा है। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के लीज रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर विनोद बडोला पर 2 बदमाशों ने हमला कर दिया। चाणक्यपुरी इलाके में हुए इस हमले के बाद उस इंस्पेक्टर ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा और पुलिस को सौंप दिया। बताया गया कि उन दोनों बदमाशों पर चेन स्नैचिंग समेत कई मामले दर्ज हैं। और उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग का बिगुल बज गया। हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों की सेना ने एक दूसरे के इलाके में घुसकर हमले कर दिए। वहां सीमा पर बारूद की बारिश शुरू हो गई। माना जा रहा है कि तालिबान सरकार को भड़काने का काम पाकिस्तान की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक ने किया। और फिर तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग की शुरुआत हो गई, क्योंकि शनिवार की रात को पाकिस्तान की वायुसेना ने यह दावा किया कि उसके प्लेन अफगानिस्तान में घुसकर बारूद बरसा कर आए। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक इस हमले ने सीमा से लगने वाले अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत को हिलाकर रख दिया। ये वो इलाका है जो पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है और पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान के इसी प्रांत में आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई अड्डे हैं। टीटीपी ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान के मुताबिक उसकी सेना ने टीटीपी के इन्हीं अड्डों को निशाना बनाकर हमला किया और फिर सीना ठोक के ऐलान भी कर दिया कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन टीटीपी के अड्डों को तबाह कर दिया। और वो तो ये कहने से भी नहीं चूका कि इस हमले में टीटीपी के टॉप कमांडर अब्दुल्ला शाह को ढेर करके उसने अपना बदला ले लिया। मतलब पाकिस्तान की सेना ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि उसने टीटीपी के टॉप कमांडर को अफगानिस्तान में घुसकर मौत की नींद सुला दिया। लेकिन पाकिस्तान का यह दावा 48 घंटे भी नहीं टिक पाया, क्योंकि जैसे ही उसने टीटीपी से अपना हिसाब चुकाने की घोषणा की, टीटीपी ने उसे जवाब देने के लिए एक वीडियो जारी कर दिया। और इस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि टीटीपी कमांडर अब्दुल्ला शाह नजर आया। मतलब टीटीपी के जिस टॉप कमांडर को ढेर करने के लिए पाकिस्तान ने घोड़े खोल दिए, वो तो मरा ही नहीं, बल्कि उसने एक वीडियो जारी कर इसे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बता दिया। हालांकि ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान के जख्म पर नमक रगड़ने के लिए टीटीपी कमांडर अब्दुल्ला शाह ने एक और ऐलान कर दिया।
पाकिस्तान ने दावा किया था कि अब्दुल्ला शाह समेत कई बड़े आतंकी अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत और उसके आसपास के इलाकों से पाकिस्तान पर हमले कर रहे थे, इसलिए उसने वहां स्ट्राइक की। लेकिन अब्दुल्ला शाह ने पाकिस्तान की नींद ये कहकर उड़ा दी कि वो अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही है। इसके अलावा अब्दुल्ला शाह ने यह तक कह दिया कि पाकिस्तान ने जो हमला किया उसमें टीटीपी के लड़ाके नहीं बल्कि अफगानिस्तान में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ये कैंप पाकिस्तान में नहीं थे बल्कि उसके पड़ोसी मुल्क और उसके सबसे बड़े दुश्मनों में एक तालिबान के इलाके में थे। और जैसे ही पाकिस्तान ने तालिबान के इलाके में दखल दिया, मामला बिगड़ गया। इसके बाद तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लेने में जरा भी देर नहीं की और अपनी सेना को पाकिस्तान के खिलाफ बर्बादी का लाइसेंस दे दिया। तालिबान ने पाकिस्तान को 3 तरफ से घेर कर बारूद बरसाया। जानकारी के मुताबिक तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के कुर्रम, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान से लगने वाली सीमा के पास भीषण गोलीबारी की और इन इलाकों में पाकिस्तान की सेना के जवानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोनों देशों के बीच हुई इस लड़ाई ने जंग की नई आग को हवा दे दी। ये आग पिछले कई महीनों से सुलग रही थी, लेकिन पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक ने इसे बुरी तरह भड़काने का काम किया। पाकिस्तान लंबे वक्त से तालिबान पर टीटीपी की मदद करने का आरोप लगाता आया। वो ये भी कह चुका है कि टीटीपी को हमलों के लिए ऑर्डर कहीं और से नहीं बल्कि तालिबान से ही मिलते हैं। हालांकि तालिबान उसके आरोपों को हर बार सिरे से नकार चुके हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने सीमा लांघकर अफगानिस्तान में बम बरसाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि तालिबान भी उस पर हमलावर हो गए और इन दोनों देशों की लड़ाई ने एशिया में जंग की एक नई चिंगारी भड़का दी। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने खुद जंग को न्योता नहीं दिया बल्कि उसने तो टीटीपी के आतंकी हमले का बदला लेने के लिए हवाई हमला किया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि आतंकी संगठन टीटीपी ने शनिवार को फिर एक बार उसकी सेना और पुलिस को निशाने पर लिया और पाकिस्तान के मीर अली इलाके में भीषण हमला बोला। मीर अली इलाका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। ये वो प्रांत है जिसे टीटीपी का गढ़ कहा जाता है और पाकिस्तान इस इलाके में अपनी पकड़ बनाने के लिए कई साल से जद्दोजहद कर रहा है। यही वो इलाका है जहां अक्सर टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर हमले करते हैं और ऐसा ही एक हमला शनिवार को भी हुआ। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक शनिवार को सुबह टीटीपी के हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को सेना की एक चौकी में घुसा दिया और जैसे ही उसमें धमाका हुआ वहां मौत का तांडव मच गया। बताया गया कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 अधिकारियों समेत 7 जवानों की जान चली गई और पाकिस्तानी सेना ने इसी हमले का बदला लेने के लिए एयर स्ट्राइक की, लेकिन उसने अपने बदले के चक्कर में अफगानिस्तान में बम गिरा दिए और सारी दुनिया ये जानती है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं बनती, जिसका मतलब ये हुआ कि आज नहीं तो कल तालिबान इसका बदला जरूर लेंगे। और ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री ने तो इस मामले में अपने इरादे भी साफ कर दिए। उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये चेतावनी दे दी कि पाकिस्तान को इस एयर स्ट्राइक की दुगनी कीमत चुकानी होगी। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया। कुछ राज्यों में बारिश के साथ ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना जताई गई। तमिलनाडु सरकार ने के पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलवाने से इनकार करने के राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। दिसंबर 2023 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मंत्री के पोनमुडी को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। लेकिन इसी मामले को लेकर राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सड़क के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतार नजर आई। और उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में डबल मर्डर के आरोपी 48 घंटे बाद भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। 2 दिन पहले रेलवे के एक अधिकारी और उनके 8 साल के बेटे की बेरहमी से उनके घर में हत्या कर दी गई थी। हत्या का शक रेलवे अधिकारी की 16 साल की नाबालिग बेटी और उसके बॉयफ्रेंड पर जताया गया, क्योंकि डबल मर्डर के बाद वो लड़की गायब हो गई। शक के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। जो वीडियो सामने आए उनमें रेलवे अधिकारी की नाबालिग बेटी और मुकुल सिंह नाम का एक लड़का एक हाउसिंग सोसाइटी से निकलते दिखाई दिए। वीडियो में सफेद टी शर्ट में मुकुल स्कूटर से जाता हुआ नजर आया और थोड़ी देर बाद वो लड़की भी गेट से निकलती दिखी। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में दोनों हाथ पकड़कर शहर के एक बस अड्डे की तरफ जाते हुए नजर आए। आरोप है कि लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड मुकुल के साथ मिलकर पहले पिता राजकुमार की हत्या की और फिर 8 साल के भाई को भी मार डाला। पुलिस को किचन में पिता का शव मिला, जबकि बच्चे का शव फ्रिज में था। अभी तक जो साक्ष्य इकट्ठा हुआ है उसमें इन दोनों के द्वारा प्लानिंग करके घटना की गई है। 2 दिन गुजरने के बाद भी दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। दावा किया गया कि दोनों पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं। उनकी आखिरी लोकेशन महाराष्ट्र के पुणे में मिली।
इसीलिए पुलिस की एक टीम को पुणे रवाना कर दिया गया। इस बीच कोलकाता में बन रही एक इमारत के ढहने से हुई 9 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। इस इमारत को अवैध तरीके से बनाने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और कोलकाता नगर निगम के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता उस मुख्यालय के बाहर डटे रहे और अवैध निर्माण के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की मांग की। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी हादसे वाली जगह पर पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में तुरंत एक्शन लेने की मांग की। गवर्नमेंट हैज द ऑप्शन to set up task forces to identify the unauthorized constructions. इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंची थी। इस दौरान उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी के सिर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी वो इस हालत में हादसे वाली जगह पहुंची और वहां रहने वाले लोगों से मुलाकात की, क्योंकि एक रोज पहले उस इमारत के गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि देर रात करीब 12 बजे हुए इस हादसे से वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि उस इमारत के मलबे के नीचे 10 से ज्यादा लोग दब गए। बन रही उस इमारत के अचानक गिरने से वहां हड़कंप मच गया। इसके बाद वहां तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और मलबे के नीचे दबे ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उस इमारत का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था। यही वजह रही कि वहां अचानक इतना बड़ा हादसा हुआ और कई लोग उसकी चपेट में आ गए। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उस इमारत का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था। यही वजह रही कि वहां अचानक इतना बड़ा हादसा हुआ और कई लोग उसकी चपेट में आ गए। बताया गया कि उस इमारत के आसपास कई झोपड़ियां भी मौजूद थीं और वो भी उस इमारत के नीचे दब गईं। वहां से हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई उनमें लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी और सभी लोग उस इमारत के मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने में जुटे थे। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। उधर अरब सागर में भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो ने लुटेरों के खिलाफ 48 घंटों तक लंबा ऑपरेशन चलाया और 17 बंधकों को छुड़ा लिया। बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका के देश सोमालिया के 35 लुटेरों ने सामान ढोने वाले एक जहाज को अगवा कर लिया था, लेकिन भारतीय नौसेना की ताकत के सामने वो 35 लुटेरे अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। अरब सागर में उन लुटेरों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए भारत के जंगी जहाज INS कोलकाता और INS सुभद्रा ने उन्हें घेर लिया। इसके साथ ही नौसेना के मरीन कमांडो लहरों के बीच गोलियां दागते नजर आए। इस ऑपरेशन के दौरान सिर्फ जंगी जहाज ही नहीं बल्कि आसमान से भी नौसेना उन लुटेरों पर कहर बनकर टूट पड़ी। वहां ड्रोन और एक विमान भी आसमान में गश्त लगाते दिखाई दिए। इस ऑपरेशन के दौरान उस विमान से एक एक कर नौसेना के मरीन कमांडो पैराशूट के जरिए लहरों के बीच उतरे और उन लुटेरों को चारों तरफ से घेर लिया। इस बीच वो कमांडो उस जहाज तक भी पहुंच गए जिसे उन लुटेरों ने अगवा कर लिया था। बताया गया कि अरब सागर में भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर दूर यह ऑपरेशन चलाया गया। वहां 40 घंटों तक चले इस ऑपरेशन में उस जहाज के बंधक बनाए गए 17 लोगों को नौसेना ने छुड़ा लिया और दक्षिण अफ्रीकी देश सोमालिया के उन 35 लुटेरों को भी पकड़ लिया। और उन लुटेरों ने यूरोप के एक देश माल्टा के झंडे लगे उस जहाज को पिछले साल दिसंबर महीने में अगवा कर लिया था। बताया गया कि उस जहाज का इस्तेमाल वो लुटेरे समंदर में दूसरे जहाजों को अगवा करने के लिए कर रहे थे, लेकिन भारतीय नौसेना ने उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी और दुनिया के सामने अपनी शक्ति का परचम लहरा दिया, क्योंकि यूरोप के देश माल्टा का झंडा लगा हुआ वो जहाज पिछले 4 महीनों से उन लुटेरों के कब्जे में था और उनके चंगुल से उसे छुड़ाने में भारतीय नौसेना कामयाब हो गई। समंदर में इस ऑपरेशन के दौरान वो लुटेरे नौसेना के सामने टिक नहीं पाए और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। उस जहाज को पिछले साल दिसंबर महीने में अदन की खाड़ी से अगवा किया गया था और उसे अरब सागर तक लाने में लुटेरे कामयाब हो गए थे। दावा किया गया कि कुछ दिनों पहले ही नौसेना को उस जहाज के सोमालिया के पूर्वी तट पर होने का पता चला और इसका पता चलते ही भारतीय नौसेना ने बड़ी कार्रवाई कर दी। उधर हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 6 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 6 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने इन विधायकों की अयोग्यता पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष से विधायकों पर की गई कार्रवाई पर जवाब भी मांगा। इन 6 विधायकों को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कैंसर की नकली दवाइयों के मामले में दिल्ली पुलिस की FIR को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। इस मामले में ईडी ने दिल्ली NCR में 10 ठिकानों पर छापेमारी भी की। इस दौरान 65 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद करने का दावा किया गया। खबर है कि जांच में इस बात का पता चला कि ये एक संगठित गिरोह है जो कैंसर की नकली दवाइयां बनाकर उन्हें बेचता है। समाजवादी पार्टी के MLC शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के काफिले में स्टंटबाजी के मामले में गुड्डू जमाली के खिलाफ
केस दर्ज कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इस मामले में उनके साथ 25 लोगों पर मुकदमा किया गया। इसकी जांच इंस्पेक्टर कोतवाली को सौंपी जाएगी और नियमानुसार इसमें दंडात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। उधर असम के गोलाघाट में नौकरानी के बलात्कार के आरोप में एक डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई और आरोप लगा कि उस डीएसपी ने 15 साल की उस नौकरानी का रेप किया और उसके खिलाफ उस नौकरानी ने अपने घर वालों से शिकायत कर दी और शिकायत के बाद उस डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिसकर्मी डीएसपी को लेकर थाने पहुंचे और उनसे पूछताछ की। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान उनके पास मौजूद दिखे। आरोप लगा कि उन्होंने अपने घर में काम करने वाली 15 साल की नौकरानी का रेप किया और ये भी आरोप लगा कि उस डीएसपी की पत्नी भी उसमें उनका साथ दे रही थी। Yes, we have recorded the statement of the victim under section 164 CRPC. पुलिस के मुताबिक सबूतों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई और ये शिकायत असम के गोलाघाट में दर्ज की गई। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का भी बयान दर्ज किया गया। इस बीच पंजाब के जलंधर में पुलिस ने कई हुक्का बार और अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी। वहां अलग अलग होटल में छापेमारी की गई। पुलिस के मुताबिक 6 से 7 जगहों पर पुलिस की कई टीमों ने दबिश दी और कई लोगों को हिरासत में ले लिया और उनमें एक जगह से पुलिस ने बड़े पैमाने पर हुक्के जब्त कर लिए। छापेमारी के दौरान वहां एक टेबल पर कई हुक्के रखे हुए नजर आए। इसके साथ हुक्के में इस्तेमाल होने वाले कई फ्लेवर वाले तंबाकू के पैकेट भी टेबल पर पड़े दिखाई दिए, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और हुक्के के साथ सारा सामान जब्त कर लिया। पुलिस के जवान हुक्के और तंबाकू को बोरियों में भरकर अपने साथ ले जाते दिखे। इसके साथ ही हुक्का बार में मौजूद लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अवैध तरीके से वहां हुक्का बार चलाया जा रहा था। जो इलीगल ਜਿਹੜੇ लिकर बार है ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ हुक्का बार है ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ऑपरेशन ਸੀ। वहां से पुलिस ने अवैध शराब बरामद करने का भी दावा किया, जबकि उस हुक्का बार के अलावा भी पुलिस ने जलंधर में होटल समेत दूसरी 6 से 7 जगहों पर छापेमारी की और इस कार्रवाई के बाद पुलिस उन हुक्का बार के मालिकों की तलाश में जुट गई। उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ में शरीयत एक्ट और बहुविवाह की वैधता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में शरीयत एक्ट और बहुविवाह की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका अपने पास ट्रांसफर कर ली। पिछले साल मार्च में हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक संस्था ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले के खिलाफ याचिका दायर की थी। ईडी ने बीएसपी के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 12 संपत्तियां जब्त करने का दावा किया। ये कार्रवाई लखनऊ के अलावा नोएडा और गोरखपुर में भी की गई। आंध्र प्रदेश के बापटला के नेशनल हाईवे पर वायुसेना के विमानों ने सफल लैंडिंग की। वायुसेना ने आपात स्थिति से निपटने के लिए अभ्यास किया। इस बीच 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को खुली चेतावनी दे दी। पुतिन ने 2 टूक कह दिया कि अगर नेटो ने रूस से टकराने की कोशिश की तो पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से सिर्फ एक कदम दूर होगी। नेटो अमेरिका की अगुवाई वाला पश्चिमी देशों का एक मजबूत सैन्य संगठन है और बीते 2 साल से रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन की खुलकर मदद की। लेकिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही पुतिन ने नेटो को एक बार फिर कड़े तेवर दिखा दिए। बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाले पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देकर अपने इरादे साफ कर दिए। Ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они погибают и в большом количестве। यूक्रेन के साथ जंग की वजह से पुतिन अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। इस दौरान अमेरिका और रूस में तो तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि लगा कहीं एक और बड़ी जंग न छिड़ जाए। और 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने वाले पुतिन ने अपनी मंशा साफ कर दी कि वो किसी भी कीमत पर कदम पीछे नहीं खींचने वाले। पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी के साथ ही परमाणु हमले को लेकर भी अमेरिका और नेटो को आगाह किया। पिछले महीने सैन्य संगठन नेटो के सदस्य फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन में सैन्य तैनाती की बात कही थी, लेकिन पुतिन ने परमाणु हमले की चेतावनी और तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देकर सबकी धड़कनें बढ़ा दी। हालांकि 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीतकर पुतिन भले ही पहले से और ज्यादा मजबूत हुए हों, लेकिन खबरों के मुताबिक सैन्य संगठन नेटो के बढ़ते दायरे ने पुतिन की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद पिछले हफ्ते यूरोप के देश स्वीडन को भी नेटो में एंट्री मिल गई थी। स्वीडन इस संगठन का 32वां सदस्य बन गया था। स्वीडन यूरोप का 5वां सबसे बड़ा देश है। उत्तरी यूरोप में बसे इस देश की सीमाएं उत्तर पूर्व में फिनलैंड के साथ लगती हैं और स्वीडन से पहले पिछले साल फिनलैंड को नेटो में एंट्री मिली थी। खबरों के मुताबिक तभी से पुतिन का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, क्योंकि फिनलैंड रूस के साथ 1340 किलोमीटर सीमा साझा करता है और स्वीडन उसका पड़ोसी है। मतलब रूस के ठीक बगल में नेटो ने 2 देशों को सदस्य बनाकर न सिर्फ संगठन का दायरा बढ़ाया बल्कि रूस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर अब अमेरिका की पहुंच रूस की गर्दन तक हो गई।
और खबरों के मुताबिक 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने नेटो से निपटने के लिए कई बड़े प्लान तैयार कर लिए। उन्होंने अपने पहले ही भाषण में अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो को चेतावनी दे दी। और यही नहीं, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पुतिन ने अलेक्सी नवाल्नी की मौत पर भी अपनी चुप्पी तोड़ दी। रूस में विपक्षी नेता रहे नवाल्नी की मौत पिछले महीने जेल में हुई थी। नवाल्नी के समर्थकों ने पुतिन पर उनकी हत्या करवाने का आरोप लगाया। और रूस में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पुतिन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किए गए थे। यही नहीं, चुनावों में उनके खिलाफ वोट करने की अपील भी की गई थी। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में बड़े अंतर से जीत के बाद पुतिन ने अलेक्सी नवाल्नी की मौत को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पुतिन ने दावा किया कि नवाल्नी की मौत को मुद्दा बनाकर उनके खिलाफ जो प्रचार किया गया उसका चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ा। रूस में पुतिन के कट्टर विरोधी माने जाने वाले अलेक्सी नवाल्नी की मौत संदिग्ध हालात में 16 फरवरी को हुई थी। तमाम सवालों के बावजूद पुतिन ने इस मामले को लेकर पिछले 1 महीने से चुप्पी साध रखी थी। लेकिन सत्ता में जोरदार वापसी के बाद उन्होंने इस मुद्दे को लेकर रूस में विपक्ष के नेताओं को घेर लिया। इस बीच क्रिकेटर विराट कोहली आईपीएल के पहले मैच की तैयारी में जुट गए। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के बल्लेबाज विराट कोहली ने बेंगलोर में अभ्यास किया। शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच आईपीएल का पहला मैच चेन्नई में खेला जाएगा। क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल के पहले मैच के टिकट हासिल करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मदद मांगी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि उन्हें अपने बच्चों के लिए भी टिकट नहीं मिल पा रहा। आईपीएल का पहला मैच 22 मार्च को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की हॉकी सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। भारतीय टीम 1 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी और 6 अप्रैल को इन दोनों देशों के बीच पहला हॉकी मैच होगा। जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक से पहले टीम इंडिया की तैयारियों के लिहाज से इस सीरीज को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मलेशिया में हुई सीनियर एशियन चैंपियनशिप में बैडमिंटन के इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली तन्वी शर्मा को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने 15 साल की तन्वी शर्मा को पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी शुभकामनाएं दी। उधर अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर हुए बवाल की जांच और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 9 टीमें बना दी गई। 2 दिन पहले यह बवाल तब हुआ था जब कुछ विदेशी छात्र रात में नमाज पढ़ रहे थे। आरोप है कि उसी दौरान गमछा पहने और जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था और उस हॉस्टल पर पथराव शुरू कर दिया था जहां विदेशी छात्र रहते थे। इस पूरे बवाल का एक वीडियो भी सामने आया और उसमें कुछ लोग हॉस्टल पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकते दिखाई दिए थे। आरोप है कि उन लोगों ने हॉस्टल के अंदर घुसकर उनके लैपटॉप और दूसरी चीजों को भी तोड़ दिया था। पथराव की वजह से एक छात्र घायल भी हो गए थे। बाद में बवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विदेशी छात्रों ने आरोप लगाया कि वो हॉस्टल के ए ब्लॉक में नमाज पढ़ रहे थे। इसके बाद बी ब्लॉक से आए कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया। आरोप है कि उनके जाने के बाद लोगों की भीड़ ने उनके हॉस्टल पर पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। इस घटना के बाद पुलिस ने 24 लोगों पर केस दर्ज कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 9 टीमें बना दी गई। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। और इस घटना के बाद विदेशी छात्रों को नए हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। उनके हॉस्टल की सुरक्षा भी पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई ताकि गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर दोबारा इस तरह की घटना न हो सके। इधर मुंबई के पास ठाणे में एक महिला एक ऐसे हादसे का शिकार हो गई कि उसके बारे में जिसने भी सुना वो दंग रह गया। वहां उस महिला के ऊपर चावल से भरी दर्जनों बोरियां गिरने से चीख पुकार मच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो महिला वहां चावल के एक गोदाम में सफाई कर रही थी और इसी दौरान अचानक चावल से भरी कई बोरियां भर-भरा कर उसके ऊपर गिर गईं। इस हादसे से पहले की तस्वीरों में वो महिला तह लगाकर रखी गई सैकड़ों बोरियों के करीब झाड़ू लगाती दिखी। इसी बीच उसके बाईं तरफ मौजूद बोरियों का एक ढेर धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकता दिखाई दिया। उस महिला ने भी खतरे को भांप लिया, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से हट पाती, बोरियों का पहाड़ उस पर धराशायी हो गया। चावल से भरी दर्जनों बोरियों के नीचे वो महिला दब गई। ऐसा होते ही उस गोदाम में काम करने वाले मजदूर भागे भागे वहां पहुंचे। आनन फानन में उन्होंने एक एक कर वहां से बोरियों को हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बिहार से। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा सीटों के बंटवारे में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। खबर है कि एनडीए के सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान को 5 सीट मिलने और खुद की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने से पशुपति पारस नाराज हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं, वो किसी भी वक्त एनडीए से अलग हो सकते हैं। बिहार की 40 सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी के पाले में हाजीपुर सीट भी चली गई और हाजीपुर सीट जाना पशुपति पारस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीते कई दिनों से वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई।
क्योंकि एनडीए में सीटों के बंटवारे में चाचा पशुपति पारस पर भतीजे चिराग पासवान भारी पड़ गए। चिराग पासवान की पार्टी की झोली में 5 सीटें आई तो वहीं पशुपति पारस के हाथ खाली रह गए। मतलब यह कि पशुपति पारस की पार्टी को एनडीए की तरफ से इस बार के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके बड़े भाई पशुपति पारस दोनों ही एनडीए का हिस्सा हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे चाचा भतीजे में सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन सीटों की इस लड़ाई में बाजी भतीजे चिराग पासवान ने मारी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को एनडीए ने बिहार की वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई लोकसभा सीटों का टिकट थमा दिया। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर और इसी के साथ बिहार की कुल 40 सीटों पर घमासान के लिए बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सहमति बन गई और ये तय हुआ कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं 16 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी को 5, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट और एक ही सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली। बिहार की 40 सीटें हम लोग मिलकर जीतेंगे। लेकिन सबकी नजरें हाजीपुर की उस सीट पर थीं जिस पर पशुपति पारस और चिराग पासवान काफी पहले से ताल ठोक रहे थे और वहां से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे थे। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग पर चल रही चर्चा के दौरान ही हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस ने बागी तेवर दिखा दिए थे। पशुपति पारस इसी सीट से मौजूदा सांसद है, लेकिन एनडीए ने इस बार उनका पत्ता काटकर भतीजे चिराग को हाजीपुर सीट का टिकट पकड़ा दिया। यानी टिकट की लड़ाई में भतीजे ने चाचा के सभी दांव को फेल कर दिया और हाजीपुर सीट अपने पाले में कर ली। पशुपति पारस ने कुछ दिन पहले तल्ख तेवर दिखाए थे और 2 टूक बोल दिया था कि वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। पशुपति पारस 2019 में बिहार की हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। वो बिहार की अलौली विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं और 3 बार बिहार सरकार में मंत्री भी थे। 2019 में पशुपति पारस ने हाजीपुर लोकसभा सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने भी हाजीपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी थी और कहा जाता है कि वहीं से दोनों परिवारों में तकरार ज्यादा बढ़ गई थी। गंडक नदी के किनारे बसा हाजीपुर बिहार के वैशाली जिले का हिस्सा है। वैशाली 1972 में मुजफ्फरपुर से अलग होकर एक नया जिला बना और हाजीपुर को वैशाली का मुख्यालय बनाया गया और 1977 के बाद हाजीपुर रामविलास पासवान का गढ़ बन गया, या यूं कहें कि हाजीपुर को रामविलास पासवान के नाम से जाना गया। 1977 और 1989 में तो उन्होंने वहां से बम्पर वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि रामविलास पासवान हमेशा हाजीपुर से जीते। वो वहां 2 बार चुनाव हारे भी थे। 2009 में हाजीपुर में मिली हार ने तो उन्हें इस कदर तोड़ दिया था कि वो एक जनसभा में रो पड़े थे और मंच पर खड़े होकर हाजीपुर की जनता से माफी मांगी थी। रामविलास पासवान की ये जनसभा हाजीपुर के मीनापुर में हुई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान हाजीपुर में हार गए थे और इसके बाद हुई एक रैली के दौरान उनके आंसू छलक गए थे। लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने खुद को हाजीपुर से जोड़े रखा और चुनाव के नतीजे आने के बाद वहां एक बड़ी रैली भी की और उस रैली में नम आंखों से लोगों से कहा था कि बच्चे से गलती हो जाती है तो थप्पड़ मार देना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। और सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान से जुड़ा ये किस्सा खूब चर्चा में था, क्योंकि भले ही वो 2009 में चुनाव हार गए थे, लेकिन उसी हाजीपुर सीट पर 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने वापसी कर ली थी। इसके बाद रामविलास पासवान ने एक बार फिर हाजीपुर का रुख किया और 10 में 8 बार हाजीपुर से चुनाव जीते। 1984 और 2009 में जब वो हाजीपुर में चुनाव हारे थे तो उन्होंने अपना चुनाव का कार्यालय बदला था और इसीलिए उनकी हार के बाद उनके चुनाव कार्यालय के बारे में भी खूब बात हुई थी, क्योंकि 1977 में रामविलास पासवान ने हाजीपुर के डाक बंगला के पास इंदु भूषण ठाकुर के घर पर अपना चुनावी कार्यालय बनाया था। लेकिन 1984 और 2009 में रामविलास पासवान ने अपना चुनावी कार्यालय बदल दिया और इन दोनों बार रामविलास पासवान चुनाव हार गए थे। इसके बाद इंदु भूषण ठाकुर के घर को रामविलास पासवान के लिए लकी माना जाने लगा था और खबरें थी कि खुद रामविलास पासवान भी ऐसा मानने लगे थे और वहीं पर अपना चुनावी कार्यालय बनाया था। यानी हाजीपुर से जीतने के लिए रामविलास पासवान हर मोर्चे पर काम करते थे और इस सीट पर उन्होंने 2 बार जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दूसरी बार तो उन्होंने खुद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था और हाजीपुर में उनके लिए धरती से गूंजे आसमान, हाजीपुर में रामविलास पासवान के नारे लगते थे। लेकिन उनके निधन के बाद हाजीपुर की सीट पर दावेदारी के लिए चिराग पासवान और पशुपति पारस में ऐसी जंग छिड़ी कि लोक जनशक्ति पार्टी ही टूट गई थी। बेटे ने हाजीपुर सीट पर यह कहकर दावा किया था कि ये सीट उनके पिता की है, जबकि भाई पशुपति पारस ने भी अपने भाई की सीट पर ही दावा ठोक दिया था। इस बीच बिहार में विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में विपक्षी गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर फॉर्मूला तय हो गया। खबर है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में आरजेडी को 28, कांग्रेस को 9, सीपीएम को 2 और सीपीआई को 1 सीट मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बेगूसराय और कटिहार इन 2 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। पिछले हफ्ते ईडी की टीम ने हैदराबाद में उनके घर पर छापा मारा था। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम जुड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक इधर मुंबई के पास ठाणे में एक महिला एक ऐसे हादसे का शिकार हो गई कि उसके बारे में जिसने भी सुना वो दंग रह गया। वहां उस महिला के ऊपर चावल से भरी दर्जनों बोरियां गिरने से चीख पुकार मच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो महिला वहां चावल के एक गोदाम में सफाई कर रही थी और इसी दौरान अचानक चावल से भरी कई बोरियां भर कर उसके ऊपर गिर गई। इस हादसे से पहले की तस्वीरों में वो महिला तह लगाकर रखी गई सैकड़ों बोरियों के करीब झाड़ू लगाती दिखी। इसी बीच उसके बाईं तरफ मौजूद बोरियों का एक ढेर धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकता दिखाई दिया। उस महिला ने भी खतरे को भांप लिया, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से हट पाती, बोरियों का पहाड़ उस पर धराशायी हो गया। चावल से भरी दर्जनों बोरियों के नीचे वो महिला दब गई। ऐसा होते ही उस गोदाम में काम करने वाले मजदूर भागे भागे वहां पहुंचे। आनन फानन में उन्होंने एक एक कर वहां से बोरियों को हटाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोरियों के नीचे दबी उस महिला को निकालने के लिए पूरी जान लगा दी। कुछ देर बाद उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि सैकड़ों किलो वजन वाली चावल की बोरियों के नीचे दबने के बावजूद उस महिला की जान बचा ली गई। उधर देश भर में पिटबुल नस्ल के कुत्ते के हमला करने की बढ़ती खबरों के बीच हरियाणा के सोनीपत से भी खौफ से भर देने वाला ऐसा ही एक मामला सामने आया। वहां पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने एक सोसाइटी की लिफ्ट में एक आदमी पर हमला कर दिया और उसने उस आदमी पर अचानक झपट्टा मार दिया। इस हमले से पहले की तस्वीरों में दिखा कि एक महिला पिटबुल नस्ल के उस कुत्ते को लेकर लिफ्ट में चढ़ी। लिफ्ट बंद होने के बाद इमारत की नीचे वाली मंजिल पर खुली। वहां बाहर हरी टी शर्ट में सुदर्शन नाम का वो आदमी दिखाई दिया जिस पर कुत्ते ने हमला किया। लिफ्ट में कुत्ते को देखते ही सुदर्शन डर के मारे पीछे हो गया। हालांकि लिफ्ट के दरवाजे बंद होने से पहले वो हिम्मत करके अंदर दाखिल हो गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही पिटबुल नस्ल का वो कुत्ता सुदर्शन पर झपट पड़ा। हालांकि कुत्ते की मालकिन ने जोर लगाकर उसे खींच लिया। इस दौरान सुदर्शन भी खुद को कुत्ते से दूर करते हुए उसकी मालकिन के पीछे हो गया। कुत्ते की मालकिन ने कुत्ते को पूरी ताकत से लिफ्ट के दरवाजे से लगाकर जकड़ लिया। इस दौरान सुदर्शन की जान में जान तब आई जब लिफ्ट खुली, क्योंकि इसके बाद पिटबुल नस्ल के उस कुत्ते की मालकिन उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गई। लेकिन कुत्ते के इस हमले में सुदर्शन बुरी तरह घायल हो गया। बाद में उसने इस मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। पिटबुल कुत्ते का ऐसा ही आतंक करीब 2 महीने पहले दिल्ली के बुराड़ी इलाके में भी दिखा था, क्योंकि इसी खतरनाक नस्ल के कुत्ते ने वहां 1.5 साल की एक बच्ची पर खौफनाक तरीके से हमला कर दिया था। बुराड़ी में उस बच्ची पर हुए खौफनाक हमले के वीडियो ने राजधानी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि पिटबुल कुत्ते ने झपट्टा मारकर उस बच्ची को उसके दादा की गोद से जमीन पर ला दिया था। हालांकि लोगों की मदद से उस बच्ची को उस कुत्ते के जबड़े से छुड़ा लिया गया था, लेकिन इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गई थी। पिटबुल नस्ल के कुत्ते को बेहद गुस्सैल और खतरनाक कुत्ता माना जाता है। यही वजह है कि इसे पालने पर कई देशों में बैन लगा हुआ है। कुछ इसी तरह की तैयारी भारत में भी की जा रही है। न सिर्फ पिटबुल बल्कि उस जैसे खतरनाक करीब 1 दर्जन कुत्तों पर बैन लगाने की तैयारियां तेज कर दी गई। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कुत्तों की इन नस्लों के आयात, ब्रीडिंग और खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए। इधर लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी की एक सांसद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बीएसपी को बड़ा झटका लगा। आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट से बीएसपी सांसद संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो गई। उनके ससुर गांधी आजाद को बीएसपी के संस्थापक सदस्यों में एक माना जाता था। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2010 में हुए दंगों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले मौलाना तौकीर रजा के घर के बाहर पुलिस ने नोटिस चिपका दिया। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। कोर्ट इस मामले में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक पाकिस्तानी झंडा और गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने पाकिस्तानी झंडे और गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ को बड़ा झटका लगा। उनके करीबी माने जाने वाले सैयद जफर ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सैयद जफर कमलनाथ के राइट हैंड मैन माने जाते थे। अनुमान लगाया गया कि बीजेपी ने उन्हें कमलनाथ के किले में सेंध लगाने के इरादे से पार्टी में शामिल किया
और इसी वजह से बीजेपी ने कमलनाथ के सबसे करीबी नेताओं में एक सैयद जफर को अपने पाले में ले लिया। उनके साथ ही छिंदवाड़ा कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब छिंदवाड़ा में बीजेपी ने जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और छिंदवाड़ा में जीत की गारंटी माने जाने वाले कमलनाथ के करीबी को ही अपने खेमे में शामिल कर लिया। हालांकि उनके बीजेपी में जाने की अटकलें कुछ दिनों पहले ही लगने लगी थी। ये चर्चा तब तेज हुई थी जब उन्होंने CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अपनी इन पोस्ट में उन्होंने CAA का समर्थन करते हुए उसे फायदेमंद बताया था। इसी के बाद ये माना जाने लगा था कि वो देर सवेर बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। माना जा रहा है कि ऐसा करके बीजेपी छिंदवाड़ा में कमलनाथ के रुतबे को चुनौती देना चाहती है, क्योंकि छिंदवाड़ा को कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना सबसे मजबूत गढ़ मानती है। माना जाता है कि कांग्रेस को छिंदवाड़ा की सीट पर जीत का उतना ही भरोसा है जितना उसे रायबरेली पर है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कमलनाथ, क्योंकि कमलनाथ ने ही छिंदवाड़ा को कांग्रेस के लिए किले में बदलने का काम किया। वो भी तब जब कमलनाथ का छिंदवाड़ा से कोई वास्ता ही नहीं था। कमलनाथ पैदा हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर में और पढ़ाई के बाद काम धंधे के लिए कोलकाता में रहे, लेकिन फिर भी जब इंदिरा गांधी ने उन्हें 1980 में छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट पर लड़ने के लिए खड़ा किया तो फिर उन्होंने छिंदवाड़ा को ऐसे किले में बदल दिया जिसे जीतने में विरोधियों के पसीने छूट गए। उन्होंने छिंदवाड़ा सीट पर ऐसा दबदबा बनाया कि वहां से 2019 में अपने बेटे नकुल नाथ को चुनाव लड़ाने के बावजूद वो सीट नाथ परिवार के हिस्से ही आई। लेकिन सबसे अजीब बात यह कि न तो कमलनाथ छिंदवाड़ा के हैं, न ही उनका छिंदवाड़ा से कोई पुराना रिश्ता है। लेकिन फिर भी छिंदवाड़ा और कमलनाथ एक दूसरे की पहचान बन गए। पर यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कांग्रेस ने एक बहुत पुख्ता और बहुत तगड़ी प्लानिंग की थी। क्योंकि कमलनाथ कोई साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी उन्हें अपना तीसरा बेटा मानती थी। मतलब कांग्रेस में कमलनाथ का वो कद है जो कभी राजीव गांधी और संजय गांधी का हुआ करता था। और इसकी वजह थी कमलनाथ और इंदिरा के दूसरे बेटे संजय गांधी की दोस्ती, वो दोस्ती जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। माफ कीजिएगा, ऐसा कहा जाता है कि कमलनाथ ने संजय गांधी के कहने पर ही यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी और तभी से वो इंदिरा गांधी की नजर में आ गए थे। क्योंकि माना जाता है कि इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय गांधी को राजीव गांधी से भी ज्यादा तवज्जो देती थी। कहा तो ये तक जाता है कि उस वक्त पर सरकार का चेहरा इंदिरा होती थी, लेकिन उनके पॉलिटिकल माइंड संजय गांधी ही थे। ऐसे में कोलकाता से आया एक ऐसा लड़का उनकी नजरों में चढ़ा जो संजय गांधी के लिए अपने सीने पे गोली खाने को तैयार था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, बल्कि कमलनाथ ने साबित भी करके दिखाया। क्योंकि जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद संजय गांधी को जेल में डाला गया तो कमलनाथ उनके खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज से ही भिड़ गए थे, और तब तक भिड़ते गए जब तक उन्होंने संजय गांधी के साथ ही कमलनाथ को भी जेल में डालने का फरमान नहीं सुनाया। माना जाता है कि इसी ने इंदिरा गांधी के मन में कमलनाथ का ओहदा बढ़ा दिया, और इतना बढ़ा दिया कि वो खुले मन से ये कहने से भी नहीं हिचकिचाएं कि कमलनाथ राजीव और संजय की तरह ही उनके अपने बेटे से कम नहीं। और माना जाता है कि इसी रिश्ते ने कमलनाथ को छिंदवाड़ा में एंट्री दिलाई। कहा तो ये तक जाता है कि कमलनाथ को छिंदवाड़ा से लड़ाने का फैसला किसी और ने नहीं बल्कि खुद इंदिरा गांधी ने ही लिया था। और इसकी नींव बनी थी कमलनाथ और संजय गांधी की दोस्ती, जो हुई तो देहरादून के दून स्कूल में, लेकिन कमलनाथ ने संजय गांधी से हुई अपनी दोस्ती उनकी आखिरी सांस तक निभाई, और उनके जाने के बाद भी वो संजय गांधी को कभी नहीं भूले। यहाँ तक कि जब 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के दफ्तर में कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ ही संजय गांधी की तस्वीर भी लगी नजर आई। भारतीय राजनीति में ये एकदम नई सी बात थी, क्योंकि अमूमन कांग्रेस के दफ्तरों में संजय गांधी की तस्वीर ढूंढने से भी नहीं मिलती, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री के दफ्तर में वही तस्वीर सबसे आगे थी। और वो इसलिए क्योंकि उस राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संजय गांधी के सबसे करीबी दोस्त कमलनाथ बैठे थे। और ऐसा करके उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया कि वो अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर नहीं बुलाने वाले। हालांकि तब भी यही सवाल उठे थे और आज भी यही चर्चा होती है कि आखिर कमलनाथ को छिंदवाड़ा कैसे पहुंचाया गया, किसने उन्हें छिंदवाड़ा जाने की सलाह दी और उन्हें ये सीट आखिर क्यों मिली। क्योंकि न तो कमलनाथ छिंदवाड़ा में जन्मे और न ही 1980 से पहले उनका छिंदवाड़ा से कोई लेना देना था, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने अपने तीसरे बेटे कहे जाने वाले कमलनाथ को छिंदवाड़ा से लड़वाया, और तब से लेकर आज तक छिंदवाड़ा को नाथ परिवार और कांग्रेस से कोई नहीं छीन पाया। क्योंकि 1980 के बाद हर साल कांग्रेस के लिए ये लोकसभा सीट और मजबूत किले में बदलती गई। हालांकि इस सिलसिले की शुरुआत यूं ही नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कांग्रेस ने तगड़ा गुणागणित लगाया था। क्योंकि 1975 में देश भर में लगी इमरजेंसी का असर 1977 के चुनाव में दिखा, और 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी ने सरकार बना ली।
इसके बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल में डाल दिए गए, इनमें संजय गांधी भी शामिल थे। इसके बाद तो कांग्रेस के लिए देश की एक एक लोकसभा सीट पर जीत पक्की करना जरूरी हो गया और इसीलिए मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर इंदिरा गांधी ने अपने तीसरे बेटे यानी कमलनाथ को चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि राजीव गांधी और संजय गांधी के बाद इंदिरा कमलनाथ को ही सबसे भरोसेमंद लोगों में एक मानती थी। ऐसे में कमलनाथ पर यह जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी कीमत पर छिंदवाड़ा में जीत का परचम लहराकर वो सीट इंदिरा की झोली में डाल दें। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने कमलनाथ के प्रचार के लिए छिंदवाड़ा जाने का फैसला लिया और वहां की जनता से खुले मन से ये कह दिया कि मेरा तीसरा बेटा छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेगा। और माना जाता है इस काम के लिए कमलनाथ को इसलिए चुना गया क्योंकि संजय गांधी को उन पर पूरा भरोसा था। हालांकि कमलनाथ ने इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा था और न ही उनका राजनीति से कोई वास्ता था, बल्कि उन्होंने तो सिर्फ अपने दोस्त के कहने पर यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी। लेकिन किसे पता था कि उनकी यही दोस्ती उन्हें एक दिन देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार कर देगी और कमलनाथ को छिंदवाड़ा का किंग बनाने वाली थी। हालांकि उनकी जिंदगी में यह बदलाव अचानक आया और तब आया जब उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी को भरोसा था कि कमलनाथ छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस की झोली में डाल देंगे और हुआ भी ठीक वैसा ही। इस सीट पर पहली बार 1980 में कमलनाथ ने चुनाव लड़ा और फिर छिंदवाड़ा में अगले कई चुनाव तक उन्हें कोई नहीं हरा पाया। लेकिन 1996 के चुनाव में हवाला कांड में नाम आने के बाद उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने इस चुनाव में अपनी पत्नी अलका नाथ को उतारा और वो जीत भी गई। लेकिन जीतने के बावजूद उन्हें दिल्ली में बंगला नहीं मिला, क्योंकि वो पहली बार सांसद बनी थी और कहा जाता है कि यही बात कमलनाथ को खटक गई और उन्होंने अगले ही साल यानी 1997 में अपनी पत्नी अलका नाथ से इस्तीफा दिलवाकर खुद उपचुनाव में नामांकन भर दिया। और बीजेपी मानो इसी ताक में थी कि कमलनाथ दोबारा चुनाव में उतरे। जैसे ही कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से दोबारा लड़ने का ऐलान किया, बीजेपी ने अपने सबसे सीनियर नेताओं में एक सुंदरलाल पटवा को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया और इस उम्मीद में खड़ा किया कि वो कमलनाथ को उनके ही गढ़ में मात दे देंगे, क्योंकि कमलनाथ हवाला कांड में नाम आने के बाद बैकफुट पर थे। चुनाव में उन्हीं की पार्टी ने उनका टिकट तक काट दिया था और बीजेपी ने इन्हीं सब बातों को हथियार बनाया और चुनावी रैलियों में सुंदरलाल पटवा कमलनाथ पर हावी दिखे और जब नतीजे आए तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि 1980 से छिंदवाड़ा में खूंटा गाड़ कर बैठे कमलनाथ को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने उन्हें उन्हीं के गढ़ में हरा दिया। हालांकि वो छिंदवाड़ा की सीट पर सांसद के तौर पर साल भर ही रह पाए और 1998 में जब दोबारा चुनाव हुए तो कमलनाथ ने छिंदवाड़ा पर वापसी कर ली। तब से लेकर आज तक इस सीट को कमलनाथ से कोई नहीं छीन पाया। उस जीत के बाद तो उन्होंने छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट पर ऐसा वर्चस्व कायम किया कि उनकी अगली पीढ़ी भी इस सीट की मजबूत दावेदार हो गई और इस बात पर मोहर लगाई 2019 के लोकसभा चुनाव में। पिछले लोकसभा चुनाव में आई जबरदस्त आंधी के बावजूद कमलनाथ का ये किला नहीं ढहा। 2019 में इस सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने भी अपने पिता की जीत के सिलसिले को जारी रखा। 2019 में मध्य प्रदेश की 29 में 28 सीटों पर कमल खिला। इसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद छिंदवाड़ा कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के हिस्से ही आया और उनकी इसी जीत ने 2024 में भी नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से उम्मीदवारी का हकदार बना दिया। और दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को टिकट दी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विवेक बंटी साहू को छिंदवाड़ा की सीट पर लगातार एक्टिव रहने का फायदा हुआ। उन्हें 2019 में विधानसभा उपचुनाव के वक्त कमलनाथ के खिलाफ खड़ा किया गया था। इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कमलनाथ को उन्हीं ने टक्कर दी थी। हालांकि इन दोनों चुनावों में उन्हें कमलनाथ ने हराया था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें लोकसभा में अपना उम्मीदवार बना दिया और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो कांग्रेस के इस अजेय गढ़ को फतेह कर वहां बीजेपी का परचम फहराएं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को दोबारा रूस का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने पर पुतिन को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर भारत और रूस को एक रणनीतिक साझेदार बताया। दिल्ली के बुराड़ी में पुलिस ने हथियार सप्लाई करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। उन दोनों के पास से पुलिस ने 20 पिस्तौल भी बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक वो दोनों आरोपी मध्य प्रदेश से हथियार लेकर दिल्ली में सप्लाई करते थे। पंजाब के होशियारपुर में पुलिस ने गैंगस्टर राणा मसूरपुरिया को मुठभेड़ में ढेर करने का दावा किया। एक दिन पहले होशियारपुर में छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हो गया था, जिसमें एक जवान की मौत हो गई थी। बताया गया इसी मामले में पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तब राणा मसूरपुरिया के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। खबर है कि आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट हैं और जल्द ही वापसी कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि श्रेयस अय्यर पीठ में जकड़न की समस्या की वजह से आईपीएल के कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे। इधर मुंबई में खुदकुशी की कोशिश का डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक मंत्रालय की बहुमंजिला इमारत से एक आदमी ने छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की।
लेकिन उसके छलांग लगाते ही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने दौड़ लगा दी और वो आदमी बहुमंजिला इमारत के परिसर के बीचों बीच लगी जाली में गिर गया और इससे उसकी जान बच गई। लेकिन जाली में गिरने के बाद वो चीखता चिल्लाता नजर आया और कुछ देर में तो भारत माता की जय के नारे लगाता दिखा। वहां थोड़ी देर तक वो जाली के ऊपर ही बैठा रहा और अपना एक जूता निकालकर नीचे फेंक दिया। इस दौरान उस मंत्रालय की बहुमंजिला इमारत में मौजूद लोग उसे देखकर दंग रह गए। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। वो आदमी मुंबई के बोरीवली इलाके का रहने वाला बताया गया, लेकिन उसने आत्महत्या की कोशिश क्यों की इसका पता नहीं चल सका। उधर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ जिला और सत्र अदालत में हुई जबरदस्त मारपीट का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया। ये लड़ाई एक हफ्ते पहले हुई थी। बताया गया कि वहां एक केस की सुनवाई के लिए पहुंचे कुछ लोगों का वकीलों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और इसके बाद तो कोर्ट परिसर को ही उन लोगों ने अखाड़ा बना दिया था। तस्वीरों में दिखा कि 5 से 7 वकीलों ने सफेद शर्ट पहने एक आदमी की बुरी तरह पिटाई कर दी। वो घेर कर उस पर हर तरफ से थप्पड़ बरसाते दिखाई दी। इस मारपीट ने अलीगढ़ जिला और सत्र अदालत में खलबली मचा दी थी। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां वकीलों के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए हों। बताया गया कि केस की सुनवाई के लिए पहुंचे उन लोगों का वकीलों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों में ऐसी भिड़ंत हुई कि वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। प्राप्त तहरीर के अनुसार दोनों में ही अभियोग पंजीकृत कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये मारपीट 11 मार्च को हुई थी। उधर इजराइल के तेल अवीव शहर में वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। उन लोगों ने गाजा पट्टी में जारी जंग को रोकने और हमास की कैद में मौजूद बंधकों को जल्द से जल्द छुड़वाने की मांग की और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गाजा में जंग रोकने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी सड़कों पर ही धरने पर बैठ गए। एक तस्वीर में दिखा कि उन लोगों ने एक सड़क पर लकड़ियां रखकर उनमें आग लगा दी। इस दौरान हाथों में इजराइल का झंडा लिए वो लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामा बढ़ने पर कुछ देर बाद वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस वालों ने सड़क पर लगी आग बुझा दी और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन भड़के हुए प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को ही अपने पैर पीछे खींचने पड़े। हालांकि उस सड़क पर ट्रैफिक जैम बढ़ने पर पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गईं, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से हटाया गया। इधर टेक कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के 4 महीने के पोते एकाग्र मूर्ति करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। टेक कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने अपने 4 महीने के पोते एकाग्र रोहन मूर्ति को 240 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर गिफ्ट में दे दिए। इस गिफ्ट के बाद नारायण मूर्ति के पोते एकाग्र रोहन मूर्ति ने इन्फोसिस में 15 लाख शेयरों के साथ 0.04% की हिस्सेदारी हासिल कर ली। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुआ। इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कारोबार सपाट रहा। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में रही, जबकि ऑटो, रियल्टी और मेटल सेक्टर के शेयरों में तेजी देखने को मिली। इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 105 अंक चढ़कर 72,748 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 32 अंकों की तेजी के साथ 22,055 के स्तर पर पहुंच गया। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरन सैमी ने भी पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनने से इनकार कर दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले कई दिन से अपनी टीम के लिए हेड कोच की तलाश में है। इधर हरियाणा के सोनीपत में सड़क के किनारे ऐसी मारपीट हुई कि दूर खड़े दूसरे लोग भी घबरा गए। वहां गाड़ी खड़ी करने की वजह से विवाद हो गया और आरोप लगा कि दिल्ली पुलिस के एक जवान ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक दुकानदार के बेटे को पीट दिया और कुछ ही देर में सड़क के किनारे जबरदस्त मारपीट हो गई। पीटने के लिए किसी ने उस दुकान में रखा वाइपर उठा लिया तो कोई मुक्के मारता दिखा। थोड़ी देर में बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट करते हुए वो लोग बीच सड़क पर आ गए। इस दौरान वहां से गुजर रही कई गाड़ियां भी रुक गईं, लेकिन मारपीट का सिलसिला नहीं थमा। इसके बाद तो वो लोग सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गए। इस बीच वहां एक महिला भी दिखी जो बीच बचाव करती दिखाई दी। वहां गाड़ी खड़ी करने की बात पर झड़प हुई। उस दुकानदार ने आरोप लगाया कि दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर वो पुलिसकर्मी भड़क गया और मारपीट शुरू कर दी। इधर हैदराबाद में ऐसी चोरी हुई कि इसका वीडियो देखने वाले लोग भी दंग रह गए। वहां 2 बदमाशों ने एक स्कूल को निशाना बनाया। दोनों बदमाश आधी रात को स्कूल के अंदर घुसे और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। और इसके लिए वो दोनों बदमाश उस स्कूल के रिसेप्शन एरिया में दबे पांव चलते नजर आए। उनमें एक बदमाश वहां एक काउंटर के पास कुछ ढूंढता दिखाई दिया। इसी बीच उसका साथी भी वहां पहुंच गया और वो वहां थोड़ी देर रुका रहा, लेकिन कुछ देर में वो दोनों वहां से आगे बढ़ते दिखे। इसके बाद वो फिर रुक गए और दरवाजे की तरफ इशारा करके कुछ बातें करते नजर आए। तभी अपने हाथ में बैग लिया हुआ दूसरा बदमाश सोफे की तरफ तेजी से भागा और अंदर चला गया।
वहां लूट के दौरान दोनों ही बदमाश सिर्फ अंडरवियर पहने दिखे और पहचान छुपाने के लिए अपने चेहरे को नकाब से ढक लिया। बताया गया कि हैदराबाद के मियापुर इलाके में उस स्कूल से उन्होंने 7 लाख से ज्यादा रुपए लूटे और फरार हो गए। उधर आइसलैंड में महज 3 महीनों में चौथी बार ज्वालामुखी फटने से दहशत फैल गई। एक दिन पहले वहां के ग्रिंदाविक शहर के पास हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो लावा बहना शुरू हुआ वो दूसरे दिन भी जारी रहा और इसीलिए वहां की सड़कों पर खौलता लावा बहता नजर आया। जमीन से उठते आग के फव्वारे को देखकर लोगों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रहे लावे ने वहां की सड़कों तक पर कब्जा कर लिया। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ जब आइसलैंड के लोगों ने इस तरह की तबाही देखी हो। इसी साल महज 3 महीनों में ऐसा चौथी बार हुआ जब वहां भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इससे पहले जब फरवरी में ज्वालामुखी से लावा बहना शुरू हुआ था तो वहां के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया था और उसकी वजह से कई इमारतें भी तबाह हो गई थी। हालांकि इस बार वहां की पुलिस इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार दिखी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो लावा वहां के रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से पहले ही शांत हो गया। बताया गया कि जिस जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ वो आइसलैंड की राजधानी रेकिनेस से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। एक दिन हकीकत की आग में वो जलते हैं, एक दिन हकीकत की आग में वो जलते हैं, उम्र भर ख्यालों की गोद में जो पलते हैं। सौबात की एक बात कही जाहिद ने, लोग हैं कि जैसे हों बांस के घने जंगल, आग को जन्म देकर खुद ही उसमें जलते हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की एक बात।